नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पर। और मैं हूं विजय यादव, आपके लिए लेकर आया हूं मिशन राजस्थान जीके, इसका पार्ट 7। अब तक हमने 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जहां जिनमें हमने राजस्थान के 30 ज़िलों के बारे में पढ़ा है। और आज हम जो बाकी के 3 ज़िले बचे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले एक कोट है कि जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखने लगेगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपने जो अपनी मंजिल निर्धारित की है, कई बार ऐसा होता है कि हम कड़ी मेहनत करने के बाद भी उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते और हम निराश हो जाते हैं। तो हमें निराश नहीं होना है और बिना किसी थकावट के, बिना किसी निराशा के हमें आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो अब तक हमने 30 ज़िले कंप्लीट कर लिया। आज हमारा जो 31वां ज़िला है वो है सिरोही। सिरोही का नाम जो पड़ा है सिरोही, वो यहाँ पर सिरानवा हिल है, उसके नाम पर सिरोही पड़ा है। और इसका जो प्राचीन नाम था वो शिवपुरी था। अब बात कर लेते हैं सिरोही के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है सारणेश्वर जी का मेला, जो सिरोही में बढ़ता है। उसके बाद में है गौतम ऋषि महादेव का मेला, जो एक जगह है चांदीला, वहाँ बढ़ता है। उसके बाद में अगला है गौर मेला, जो आबू रोड के पास में एक गांव है, सियावा गांव, वहाँ बढ़ता है। अगला है नक्की झील मेला, जो नक्की झील है सिरोही में, माउंट आबू में, वहाँ पर ये मेला भरता है। वैशाख के महीने में जो पूर्णिमा आती है उसको ये मेला भरता है। उसके बाद में मात्रा माता का मेला भरता है सिरोही में। और इम्पोर्टेंट है मार्कंडेश्वर मेला, ये अंजारी गांव है सिरोही में, वहाँ पे भरता है। और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो राजस्थान की जो जनजाति है, गरासिया जनजाति, उस गरासिया जनजाति का ये प्रमुख मेला माना जाता है। तो ये हो गए प्रमुख मेले। अब देख लेते हैं कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है दिलवाड़ा के जैन मंदिर। दिलवाड़ा के जैन मंदिर पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत में जैन संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों में से आते हैं। तो ये मंदिर 11वीं से 13वीं सदी में बने थे और ये सोलंकी कला में बने हुए हैं। और यहाँ पर जो मंदिर हैं वो एक मंदिरों की श्रृंखला है। यहाँ पर टोटल तो बहुत सारे मंदिर है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मंदिर है उनमें से 5 श्वेतांबर संप्रदाय के और 1 दिगंबर जैन संप्रदाय का मंदिर प्रमुख है। तो जो प्रमुख 5 मंदिर हैं उनमें से पहला है विमल शाही का जैन मंदिर। ये यहाँ का भव्यतम मंदिर है, जिसका निर्माण गुजरात के चालुक्य महाराजा जो भीमदेव थे, उनके सेनापति विमल शाह ने करवाया था। और यहाँ के जो शिल्पकार जो इसके थे वो थे कीर्तिधर। और इन्होंने ये 1010 ईस्वी में ये बनवाया था। 14 वर्ष लगे थे इस मंदिर को बनने में। और ये भगवान ऋषभ देव जी का मंदिर है। उसके बाद जो अगला है वो है लुणवशाही मंदिर। लुणवशाही मंदिर भी चालुक्य राजा वीर धवल के महामंत्री और वास्तुपाल श्री तेजपाल ने बनवाया था 1231 और 30 ईस्वी में। इसके जो शिल्पी थे वो थे शोभन देव। अगला एक मंदिर है कुंभूनाथ का दिगंबर जैन मंदिर। और एक है भीमा शाह का मंदिर। भीमा शाह का मंदिर क्यों फेमस है? क्योंकि वहाँ पर जो जैन तीर्थकर आदिनाथ जी है, उनकी 108 मन की पीतल की प्रतिमा स्थित है, इसलिए इसको पित्तलहर मंदिर भी कहा जाता है। अगला है ऋषिकेश मंदिर। ये जो माउंट आबू का जो आबू रोड रेलवे स्टेशन है, वहाँ से थोड़ी दूरी पर स्थित है। ये भगवान ऋषिकेश जो विष्णु के अवतार हैं, उनका 7000 वर्ष पुराना मंदिर यहाँ पर है। और ये अमरावती शैली में बना हुआ है। अगला है भद्रकाली माता का मंदिर। ये भी ऋषिकेश मंदिर के पास में स्थित एक प्राचीन मंदिर है। उसके बाद में है सारणेश्वर मंदिर। ये सिरोही में जो श्रीनवा पहाड़ी है, जिनके नाम पे सिरोही का नाम पड़ा है, वहाँ एक दूधिया तालाब है, उसके पास में भगवान शिव का 15वीं शताब्दी का मंदिर है। और ये जो सारणेश्वर हैं, ये देवड़ा राजकुल के कुल देवता भी हैं। इसके बाद में एक मंदिर है वहाँ पर बहुत ही फेमस, रसिया बालम का मंदिर, या इसको कुंवारी कन्या का मंदिर भी कहते हैं। ये जो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है, उनके पीछे ही स्थित जो पर्वत है उसकी तलहटी में बना हुआ है। और इसमें 2 पाषाण की मूर्तियाँ हैं। एक मूर्ति युवक की है और दूसरी एक युवती की मूर्ति है। युवक ने हाथ में विष का प्याला लिया हुआ है और उसके सामने ही नज़दीक में दूसरी युवती खड़ी है। तो ये युवक युवतियों के प्रेम संबंधों के कारण रसिया और बालम के नाम से भी ये मंदिर जाना जाता है। तो ये हो गए प्रमुख मंदिर। अब बात कर लेते हैं प्रमुख दर्शनीय स्थलों की। तो जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो है माउंट आबू, जो पूरे राजस्थान का जो सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के लिए, वो है माउंट आबू। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है वो यहीं पर स्थित है,
गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और कौन कौन से प्रमुख स्थल है यहाँ पर, तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर मैंने आपको बताया। एक यहाँ पर अचलगढ़ का दुर्ग है जो महाराणा कुंभा के द्वारा जिसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। यहीं पर चौमुखा मंदिर है जो अचलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये मंदिर अचलगढ़ दुर्ग के अंदर ही स्थित है। उसके बाद में एक अर्बुदा देवी का मंदिर है, फिर सनसेट पॉइंट है यहाँ पर एक। उसके बाद में नक्की झील है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है नक्की झील। उसके बाद में चंद्रावती नगर है, प्राचीन चंद्रावती नगर यहाँ पर स्थित है जो आबू के परमारों की राजधानी था। उसके बाद यहाँ पर प्रजापति ईश्वरीय महाविद्यालय जो है वो भी यहीं पर स्थित है। एक चंपा गुफा है यहाँ पर नक्की झील के पास में स्थित है। और जो ब्रिटिश काल में यहाँ पर जो ब्रिटिश एजीजी होता था उसका यहाँ पर मुख्यालय हुआ करता था। और क्यों फेमस है माउंट आबू, यहाँ पर ऋषि वशिष्ठ ने इसी आबू पर्वत पर यज्ञ किया था जिसके अग्निकुंड से चौहान, परमार, सोलंकी और प्रतिहार उत्पन्न हुए थे। तो दोस्तों ये बात होगी आज हमारे पहले ज़िले की सिरोही की। अब देख लेते हैं अगला ज़िला कौन सा है, ये है टोंक। तो टोंक के बारे में आपको बता दूं, जो जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है वो आ चुका है कई एग्जाम में। तो स्वतंत्रता के समय केवल एक ही ऐसी रियासत थी जो मुस्लिम रियासत थी राजस्थान में, और वो थी टोंक। और टोंक क्या है, 1817 में अंग्रेज़ों ने जो मराठा सरदार जसवंत होलकर था उनसे टोंक को छीन करके, और जो वहाँ का अमीर खा पिंडारी था उसको अंग्रेज़ों ने इसे दे दिया था। तो तभी से टोंक रियासत की स्थापना हुई जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति तक एक मुस्लिम रियासत रही। तो ये बात हो गई टोंक की। अब देख लेते टोंक के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं। तो एक तो यहाँ डिग्गी कल्याण जी का मेला भरता है मालपुरा में। इस मंदिर का जो निर्माण है, जो डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है उसका निर्माण महाराणा सांगा ने करवाया था। उसके बाद में यहाँ पर एक पुलानी ग्यारस का मेला भी भरता है डिग्गी में। अब देख लेते हैं मंदिर और दर्शनीय स्थल यहाँ के। तो पहला मैंने बताया डिग्गी कल्याण जी का मंदिर, बहुत ही फेमस मंदिर है ये टोंक का, और मुस्लिम लोग भी इसको पूजते हैं और इसको कलह पीर के नाम से पुकारते हैं कल्याण जी को। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो ताड़केश्वर मंदिर है जयपुर में, वहाँ से दंडवत लगाते हुए और यहाँ तक आते हैं। तो बहुत एक इम्पोर्टेंट लोकगीत भी है कि बाजे छे नौपत बाजा महाराज डिग्गीपुरी का राजा। तो ये डिग्गीपुरी के जो राजा है वो कल्याण जी है, उन्हीं के लिए ये यहाँ का लोकगीत भी फेमस है। और यहाँ पर बैसाख मास की पूर्णिमा को विशाल मेला भी भरता है। अब बात करते हैं दूसरा, यहाँ पर सुनहरी कोठी बनी हुई है। टोंक की सुनहरी कोठी पूरे राजस्थान में फेमस है। इसका निर्माण 1824 में टोंक के जो नवाब वजीउद्दौला थे उन्होंने करवाया था। उसके बाद में है राजमहल। ये टोंक में जो देवली एक जगह है वहाँ से 12 किलोमीटर दूर 3 नदियों का संगम है, बनास, खारी और डाई नदियों का, वहाँ पर ये राजमहल बना हुआ है। उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट संत पीपा की गुफा, ये भी एक टोडा रायसिंग है टोंक में। उसके पास में टोडा ग्राम है, वहाँ पर एक गुफा है जहाँ पर जो गागरोन के जो संत थे पीपा जी उन्होंने तपस्या की थी। उसके बाद अगला है लाला पठान का दुर्ग। लाला पठान का दुर्ग भी टोडा रायसिंह में ही है। उसके बाद हाडी रानी का कुंड है यहाँ पर। जालंधर नाथ जी का भी एक स्थान है यहाँ पर निवाई कस्बे में, एक पहाड़ी है उसके ऊपर नाथ संप्रदाय का प्राचीन स्थल है जहाँ जालंधर नाथ जी की गुफा है। उसके बाद में ककोड़ का किला है। ककोड़ का किला टोंक से जो सवाई माधोपुर जाते हैं उस सड़क मार्ग पर स्थित है, गगनचुंबी दुर्ग है ये। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट जगह है हाथी भाटा। हाथी भाटा क्या है, राजस्थानी भाषा में जो पत्थर होता है उसको भाटा बोला जाता है। तो टोंक के पास एक गांव है गुमानपुरा, वहाँ पर एक चट्टान पर एक विशाल पत्थर को काट करके एक हाथी की मूर्ति बनाई हुई है, इसलिए इसको हाथी भाटा कहा जाता है, जहाँ पर लगता है कि हाथी दौड़ रहा है। अन्य स्थलों की बात करें तो यहाँ पर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान है, ये भी जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अरबी फारसी का शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, टोंक में। तो ये बात हो गई हमारे ज़िले टोंक की। अब आज का आखिरी ज़िला 33वां ज़िला राजस्थान का सबसे इम्पोर्टेंट उदयपुर, इसको झीलों की नगरी भी कहते हैं, राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं और पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। इसकी स्थापना सन 1559 में महाराणा उदय सिंह ने की थी। देख लेते हैं प्रमुख मेले और त्यौहार कौन कौन से उदयपुर के। तो सबसे पहला है यहाँ पर प्रताप जयंती मनाई जाती है, 2 जगह बनाई जाती है, हल्दी घाटी में और चावंड में, और यहाँ पर 9 मई को विशाल मेला भरता है। उसके बाद में ऋषभ देव जी का मेला, ये ऋषभ देव एक जगह है
उदयपुर में, वहाँ पर ये मेला भरता है। उसके बाद में है जरगा जी का मेला, ये जरगा पहाड़ पर भरता है। उसके बाद में है विक्रमादित्य मेला, जो राजा विक्रमादित्य की स्मृति में भरता है। और फिर है हरियाली अमावस्या का मेला, जो फतेह सागर झील है उदयपुर में, उसके पास में ये मेला भरता है। तो ये तो बात होगी प्रमुख मेलों की। अब बात कर लेते हैं प्रमुख मंदिर कौन कौन से उदयपुर में। तो सबसे पहला है जगत का अंबिका मंदिर। ये जगत गांव है उदयपुर से 42 किलोमीटर दूर, वहाँ पर ये मंदिर स्थित है। और ये अंबिका माता का मंदिर है और ये शक्तिपीठ भी है। और इस देवालय में दिक्पाल, यक्ष और किन्नरों के अतिरिक्त कोई भी देव प्रतिमा उत्कीर्ण नहीं है। 10वीं सदी का मंदिर है और यहाँ पर नृत्य गणपति की विशाल प्रतिमा है। और इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। तो ये बात हो गई जगत के अंबिका मंदिर की। अगला है आहड़ के जैन मंदिर। आहड़ एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल भी था और यहाँ पर जैन मंदिर बने हुए हैं बहुत सारे, वो फेमस है यहाँ के। तो यहाँ पर 10वीं सदी के जैन मंदिर बने हुए हैं। और जो यहाँ पर जो मंदिर बने हुए हैं वो तपागच्छ शिष्य परंपरा यहाँ पर चलती थी, उसके कारण भी बहुत ही फेमस माने जाते हैं। तो तपागच्छ शिष्य परंपरा आहड़ के जैन मंदिरों में होती थी। उसके बाद में ये वैष्णव संप्रदाय का भी 9वीं और 10वीं सदी में प्रमुख केंद्र रहा था। और आहड़ के बारे में मैंने बताया, तो आहड़ के जो प्राचीन नाम थे वो आघाटपुर और आठपुर भी आहड़ को कहा जाता था। तो ये बात होगी आहड़ के जैन मंदिरों की। अगला है जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर भी राजमहल के पास में एक जगदीश चौक बना हुआ है, वहाँ पर ये मंदिर है। और इसकी जो स्थापना है वो महाराणा जगत सिंह प्रथम के द्वारा सन 1651 में की गई थी। ये मंदिर 50 कलात्मक स्तंभों पर अवस्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। तो उसके बाद में अगला है एकलिंग जी का मंदिर। ये कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है। ये मेवाड़ के अधिपति भी इनको माना जाता है एकलिंग जी को। और जनश्रुति है कि इसका निर्माण बापा रावल ने सन 734 ईस्वी में करवाया था। और यहाँ पर चतुर्मुखी काले पत्थर की एकलिंग जी की मूर्तिमा है। और जो मेवाड़ के जो महाराणा थे वो इनको दीवान कहते थे, इनके दीवान कहलाते थे, सॉरी, वो इनको मतलब राजा मानते थे और खुद को इनका दीवान माना करते थे, जो मेवाड़ के महाराणा थे वो। और शिवरात्रि के दिन यहाँ पर विशाल मेला भी भरता है। और जब यहाँ पर चैत्र माह की जो अमावस्या आती है, वहाँ पर उस समय यहाँ पर ध्वजा चढ़ाई जाती है और हीरों का बना हुआ नाग भी यहाँ पर चढ़ाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद में अगला है ऋषभ देव जी का मंदिर। ये कोयल नदी है उदयपुर में, वहाँ पर एक धुलेव कस्बा है, वहाँ पर बहती है। तो उसी के पास में ये मंदिर बना हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पूरे देश में एकमात्र ऐसा मंदिर है ये जहाँ किसी संप्रदाय और जाति विशेष के लोग ही नहीं आते, बल्कि देव लोग, देव जो भी मतलब प्रतिष्ठित वो हैं, वो सब यहाँ पर पूजे जाते हैं। यहाँ पर देवता को केसर भी चढ़ाई जाती है। और ऋषभ देव जी को इसी कारण से केसरिया नाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ केसरिया नाथ जी की काले पाषाण की भव्य मूर्ति है। और आदिवासी जो लोग हैं वो इनको काला जी, ऋषभ देव जी को काला जी या काला बाव जी भी कहते हैं। और भील लोग जो हैं, भील लोग इनको कालिया बाबा कहते हैं। और कहा जाता है कि वो कालिया बाबा की एक बार अगर शपथ ले लें तो वो लोग झूठ नहीं बोलते हैं कभी भी। तो इस तरह से ये जो ऋषभ देव जी का मंदिर है ये सभी धर्मों के लिए आस्था का केंद्र है, आदिवासियों के लिए भी, और वैष्णव संप्रदाय, जैन संप्रदाय, शैव संप्रदाय, इन सब के लिए ये मुख्य केंद्र है, इसलिए ये बहुत ही फेमस है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं उदयपुर के। राजस्थान में उदयपुर पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है और देशी और विदेशी पर्यटकों की जो अधिकतम संख्या है वो यहाँ पर होती है। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस कहाँ है? पिछोला झील है उदयपुर में, उसके पीछे स्थित है सिटी पैलेस। यहीं पर कृष्ण विलास महल भी बना हुआ है। कृष्ण विलास महल इतिहास की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर राजकुमारी कृष्णा कुमारी थी, राजकुमारी, उन्होंने जहर पी करके और अपनी इह लीला समाप्त कर ली थी। और अब इसके बाद में उदयपुर को युद्ध से उन्होंने बचा लिया था। इसके बारे में हम जब राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे उसके बाद वहाँ पर चर्चा करेंगे कि राजकुमारी कृष्णा कुमारी कौन थी, उसने क्यों जहर पिया, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जो ये सिटी पैलेस है, इसको जो प्रसिद्ध इतिहासकार फर्ग्यूसन थे उन्होंने राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी थी।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके की दृष्टि से याद रखना। राजस्थान के विंडरसर महल किनको कहा है फर्ग्यूसन ने? तो सिटी पैलेस में जो महल स्थित हैं उनको उन्होंने कहा था। कौन कौन से महल है ये बताता हूँ। यहाँ पर मोती महल, मानक महल, दिलकुश महल, राज आंगन महल इत्यादि महल यहाँ पर सिटी पैलेस में बने हुए हैं। अगला है पिछोला झील। इसका निर्माण राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने करवाया था और इस झील के अंदर जगनिवास महल और जग मंदिर महल बने हुए हैं जो आजकल होटल लेक पैलेस के नाम से संचालित है। और क्यों फेमस है? जग मंदिर महल जो है वहाँ पर महाराणा करण सिंह ने, जो शहजादा खुर्रम थे, शाहजहाँ थे, उनको यहाँ पर शरण दी थी। अगला है सहेलियों की बाड़ी, जो फतेहपुर सागर झील है उसकी पाल पर ये बनी हुई एक रमणीय बगीचा है। ये महाराणा सांगा ने इसका निर्माण करवाया था और महाराणा फतेह सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। अगला है सज्जनगढ़ पैलेस। इस महल का निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था और इस उद्यान के जो गुलाब के फूल हैं वो अपने आकार के कारण बहुत ही विख्यात हैं। उसके बाद में अगला है मोती मगरी। ये फतेह सागर जो झील है उसके पास एक पहाड़ी है, उसके ऊपर बना हुआ है और यहाँ पर महाराणा प्रताप की कांसे की प्रतिमा है और एक जापानी गार्डन भी यहाँ पर स्थित है, जापानी रॉक गार्डन। अगला है जयसमंद झील, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरे विश्व में जो ताजे मीठे पानी की झील है वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने करवाया था। उसके बाद में अगला जो पर्यटन स्थल है वो है गोगुंदा। ये हल्दी घाटी के पास ही स्थित है और 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक यहाँ पर हुआ था और जो उनके पिता महाराणा उदय सिंह थे उनकी मृत्यु भी गोगुंदा में ही हुई थी। महाराणा प्रताप ने अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया था गोगुंदा को। और उसके बाद में अगली जो जगह है वो है मायरा की गुफा। ये भी गोगुंदा के पास में मोड़ी गांव में वहाँ पर स्थित है और यहाँ पर इस गुफा में महाराणा प्रताप ने अपना शस्त्रागार बनाया था अकबर के खिलाफ लड़ने के लिए। उसके बाद में अगला है जगनिवास महल। जगनिवास महल भी पिछोला झील के पास में बना हुआ है और इस महल का निर्माण महाराज जगत सिंह द्वितीय ने 1746 ईस्वी में करवाया था। तो ये हो गया। अन्य स्थलों की बात कर लेते हैं। तो अगला स्थल है नागदा। नागदा क्या है? गुहिल शासक जो थे उनकी प्रारंभिक राजधानी था। इसको इल्तुतमिश ने नष्ट कर दिया था और इसके बाद में इसको नष्ट करने के बाद में ही जो गुहिल शासक थे उन्होंने अपनी राजधानी चित्तौड़गढ़ को बनवाया था। यहाँ पर एक 10वीं सदी का जो मंदिर बना हुआ है, सास बहू का मंदिर भी उसको कहते हैं। ये मंदिर महागुजर शैली, जिसको सोलंकी शैली भी कहते हैं, वहाँ पर उसी शैली में बना हुआ है। अगला जो स्थल है वो है आहड़। ये उदयपुर के निकट आहड़ नदी घाटी है। यहाँ पर 4000 वर्ष पुरानी जो सिंधु युगीन सभ्यता है उसका ये प्रमुख केंद्र है और उसके यहाँ पर अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में अगली जगह है चावंड। सन 1578 में कुंभलगढ़ पर मुगल सेना का अधिकार हो जाने के बाद में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था और अपने जीवन के अंतिम दिनों भी उन्होंने यहीं पर ही बिताए थे। और मेवाड़ चित्रकला शैली की चावंड उप शैली भी फेमस है। उसके बारे में जब हम चित्रकला की शैलियों के बारे में बात करेंगे तब पढ़ेंगे। उसके बाद में अगला है बांडोली। चावंड के पास में ही एक गांव है बांडोली। बांडोली क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया था और उनकी छतरी भी यहाँ पर बनी हुई है। उसके बाद में अगला है फतेह सागर झील। फतेह सागर झील पिछोला झील के उत्तर दिशा में स्थित है। इसका निर्माण सन 1678 में महाराणा जय सिंह ने करवाया था। तब इसे देवाली तालाब भी कहते थे। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस झील में आहड़ नदी से पानी लाया जाता है एक 6 किलोमीटर लंबी नहर के द्वारा। और इसी झील में, फतेह सागर झील में, एक टापू है और एक नेहरू गार्डन स्थित है। तो एक बार हुआ ये था कि ये जो तालाब है, देवाली तालाब मैंने जो बताया, वो एक बार टूट गया था। तो सन 1889 में दोबारा से इसको बनाया गया था और इसका शिलान्यास ड्यूक ऑफ कैनोट ने किया था और तभी से इसका नाम फतेह सागर झील है। अगला है गुलाब बाग। इसका निर्माण सन 1881 में महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। अगला है बागौर की हवेली। बागौर भी पुरातात्विक स्थल है, उदयपुर में स्थित। इसका निर्माण मेवाड़ के प्रधानमंत्री श्री अमरचंद बड़वा ने करवाया था। फिर अगला है सौर वेधशाला। सौर वेधशालाओं का निर्माण जयपुर के जो महाराजा जय सिंह थे उन्होंने पूरे 5 जगह पर जो सौर वेधशालाएँ बनवाई थी उनमें से उदयपुर सौर वेधशाला भी इम्पोर्टेंट है। अगला है महासतियाँ। ये भी आहड़ गांव में स्थित है
और मेवाड़ महाराणाओं का शमशान स्थल भी इनको उनका स्थल भी यहाँ पर है। महाराणा प्रताप के बाद के जितने भी महाराणा हुए उनके अंत्येष्टि यहीं महासतिया स्थान जो है वहाँ पर हुई थी। अगला है शिल्पग्राम, उदयपुर के पास में 1989 में स्थित बनाया गया ये, और ये पूरे जो राजस्थानी हस्तशिल्प का जो भी कलाएं हैं उन सब के लिए ये फेमस है शिल्पग्राम। इसका जो उद्घाटन है वो राजीव गांधी ने 8 फरवरी 1989 को किया था। अगला इम्पोर्टेंट जगह है नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा भी पिछोला झील के अंदर ही स्थित है। तो दोस्तों ये बात हो गई उदयपुर की। तो इस तरह से आज हमने पूरे हमारे 33 ज़िले उनके बारे में हमने ये जानकारी प्राप्त कर ली कि कौन से मेले भरते हैं, कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं और कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं। तो इस वीडियो सीरीज़ का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि आपको राजस्थान के बारे में एक जनरल आइडिया लग जाए कि राजस्थान में क्या क्या है, कैसे कैसे है। तो अब जो हम आगे की जो वीडियो सीरीज़ लाएंगे उसमें हम सिलेबस वाइज जो प्री और मेंस का आरएएस का सिलेबस है उसके हिसाब से और राजस्थान जीके का जो भी अदर एग्ज़ाम्स के लिए जो भी सिलेबस है उस हिसाब से हम टॉपिक वाइज चलेंगे, और साथ साथ ही हम क्वेश्चन आंसर्स भी करते जाएंगे। बीच बीच में क्वेश्चन आंसर के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ये वीडियो सीरीज़, इस वीडियो सीरीज़ का जो इस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें जो मेरी पुरानी जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है उन सब का आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए और आपके दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो अगर पहुँचती है तो अगर उसका फ़ायदा किसी को मिलता है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं। जय हिंद।